कविता के घर में सब परेशान थे और उनकी परेशानी का कारण कोई और नहीं, खुद कविता ही थी। क्योंकि कविता की उम्र 27 साल थी, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। और ऐसे ही एक दिन, माँ जी, हमारी कविता के लिए ना एक बहुत ही अच्छे लड़के का ना रिश्ता आया है। और तो और वो लड़का ना यहीं पे पास में रहता है और इकलौता भी है। हमारी कविता ना वहाँ पे राज करेगी, राज। अगर आप कहें तो क्या मैं आगे बात करूँ उस लड़के से? अरे शांति, ऐसा कौन सा लड़का आ गया है जो हमारे मोहल्ले में पास में रहता हो? माँ जी, वो कलावती है ना, उसी का बेटा है वो। और घर भी उसका अपना है और कमाता भी बहुत अच्छा है लड़का। हमारी कविता तो राज करेगी, राज। अरे कलावती का बेटा, उसकी तो शादी हो गई थी ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसकी शादी तो हो ही गई थी, लेकिन उसकी बीबी ना उसे छोड़कर चली गई बेचारा। तब से ना अपने लिए एक ढंग की लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी किस्मत में कहाँ, उसे कोई मिल ही नहीं रही। शांति की बात सुनकर लीला को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पास में बैठी रवीना को भी शांति की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो अपनी जेठानी शांति से कहती है, माफ करना दीदी, लेकिन मैं अपनी बेटी की ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी बीबी भाग गई हो। मैं मानती हूँ मेरी बेटी की उम्र 27 साल हो गई, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि किसी से भी शादी करा दूं। देख रवीना, कविता ना मेरी भी बेटी लगती है, और अगर मैं उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ तो उसमें तुझे क्या दिक्कत हो रही है? हाँ तो ठीक है, वैसे आपका बेटा मोहित भी तो शादी लायक है ना, तो कलावती की मौसी की बेटी से शादी करा दो, जिसके 2 बच्चे भी है और पति भी मरा हुआ है और ससुराल में भी कोई नहीं है। हाँ करवा दो ना शादी, फ्री के 2 बच्चे भी मिल जाएंगे और दहेज में प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। रवीना की बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसके ऊपर चिल्लाती है, बस रवीना बस, बहुत बोल लिया तूने और मैंने भी बहुत सुन लिया। और मैं अपने बेटे की शादी ऐसी औरत से क्यों करवाऊंगी जिसका पति पहले से ही मरा हुआ है? विधवा है वो, विधवा। मैं नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की शादी। हाँ तो मैं भी अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से नहीं करवा सकती जिसकी बीबी छोड़कर भाग गई हो। लोग हमेशा लड़कियों में कमी देखते हैं, लड़कों में नहीं देखते हैं। आखिर कमी तो उसमें भी हो सकती है। रवीना की बात सुनकर शांति के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप वहाँ से पैर को धमकाते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब दूर खड़ी कविता सुन रही थी, जिसे देखकर कविता को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उसके उदास होकर अपने कमरे में जाता देख कविता की माँ उसको देख लेती है। कविता क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? कुछ नहीं माँ, मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं? क्या मैं सुंदर नहीं जो ताई जी मेरे लिए इतने बुरे लड़के देख रही हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू बहुत सुंदर है। और क्या हुआ, अगर तेरी उम्र बढ़ रही है तो तेरी माँ तेरे साथ है ना, फिक्र मत कर तू। इतना बोलकर रवीना वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्या सच में रवीना के बोलने से कविता के घर में शांति नहीं थी? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ रवीना अब 28 साल की हो चुकी है, लेकिन अब तक उसके लिए रिश्ते नहीं मिले थे, जिसे देख अब कविता के पिता भी आए दिन घर में कलेश करने लगे थे। ये सब देख कविता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और ऐसे एक दिन कविता बाहर से अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पिता उसकी माँ को भला बुरा बोल रहे हैं। ये सब देखकर कविता को बहुत अजीब लगता है और वो अपने पिता के ऊपर चिल्लाती है, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? आप माँ को इस तरह से नहीं बोल सकते। अरे अगर मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें माँ की क्या गलती है? आप उन्हें क्यों दोषी ठहरा रहे हो? ये सब कुछ तेरी माँ और तेरी वजह से हुआ है। अगर तेरी माँ तुझे इतनी छूट नहीं देती ना तो आज ये नहीं हो रहा होता जो तू आज कर रही है। आज तू वही करती जो मैं कहता, समझी? पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। और तेरी शादी नहीं हो रही, 28 साल की हो चुकी है तू, 2 साल बाद 30 साल की हो जाएगी, आधी उम्र निकल जाएगी तेरी। बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि बेटी को घर में बैठा कर रखा है और तू बोझ बनकर रह रही है हमारे पास। अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है। अपने पिता की बात सुनकर कविता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। घर में कलेश का माहौल देखकर अब कोई भी खाना नहीं खाता, सभी लोग भूखे पेट सो जाते हैं। लेकिन इन दिनों सोना किसी के नसीब में कहाँ था।
हर कोई अपनी टेंशन में जो था, वहीं कविता अपने कमरे में बैठी रोते हुए खुद से बोलती है। आज घर में जो भी माहौल बना है वो मेरी वजह से है। मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ। अगर मैं इस घर से चली गई तो पिताजी ना तो माँ को उल्टा सीधा बोलेंगे और ना ही इस घर में कलेश होगा। इतना बोलकर कविता आधी रात को अपना सामान पैक करती है और एक चिट्ठी छोड़कर वहाँ पर चली जाती है। अगली सुबह जब रवीना कविता के कमरे में आती है तो कविता कहीं नहीं मिलती सिवाय उस चिट्ठी के। माँ, पिताजी, दादी, ताई जी, मोहित भैया, आप सब मेरे लिए बहुत परेशान हैं। मेरी बढ़ती उम्र के साथ इस घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर में और कलेश हो, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उस चिट्ठी को पढ़कर रवीना खुद को नहीं संभाल पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। ये बैलगाड़ी किधर जा रही है? मैडम आप बताओ, आपको किधर जाना है? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मेरा मतलब कि मैं शहर से आई हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आप जहाँ ले चलेंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। कविता की बात सुनकर वो आदमी अपने साथी के कान में कुछ कहता है। लगता है ये छोरी भाग के आई है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? देख भाई, छोरी का मैटर है। अगर कल को कोई बात हो गई तो पुलिस सबसे पहले हमें ही पकड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इस छोरी को यहीं छोड़ अपने काम पर लगते हैं। क्या पता ये घर से भाग के आई है या कहीं और से। इस तरह वो दोनों आदमी बात करने के बाद बैलगाड़ी को आगे की तरफ ले जाते हैं। ये देख कविता को बहुत अजीब लगता है, पर अपना बैग टांगे निकल पड़ती है। गांव के अंदर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ट्रक नजर आता है जिससे वो लिफ्ट मांगती है। कविता ट्रक के पिछले वाले हिस्से में आराम से बैठ जाती है और अपना बैग रखकर लेट जाती है। वैसे ही उसे एक लड़का नजर आता है। उस लड़के को देखकर कविता हैरानी से कहती है, तुम कौन हो? मैं तो आयला ऋतिक रोशन हूँ। अबे पागल औरत, ये सवाल मुझे तुझसे करना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रही है और तू है कौन और इस ट्रक में आई कैसे? क्या ये तुम्हारा ट्रक है? माफ करना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा ट्रक है। अगर मुझे पता होता मैं तुमसे ही पूछकर इधर बैठती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है? वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस निकल गई। कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता। बस मैं निकल गई और जहाँ किस्मत ले जाए बस वहीं चली जाऊंगी। कविता की अटपटी बात सुनकर रवि उसको अपना नाम बताता है और उससे उसकी कहानी पूछता है, जिसके बाद कविता उसको सारी बात बताती है। जिसके बाद रवि उससे कहता है, अगर ऐसी बात है कविता तो तुम एक काम करो, तुम ना मेरे साथ रहो। मेरा मतलब है कि मेरे साथ काम करो। वो कहना शादियों में साज सजावट का काम मैं देखता हूँ। मतलब कुर्सी लगाना, साज सजावट करना, दूल्हा तैयार करना, दुल्हन तैयार करवाना, सब कुछ मेरे अंडर आता है। और मुझे एक लड़की की जरूरत है जो इस काम में मेरा साथ दे, तो तुम कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हें काम चाहिए ना, काम मिल तो रहा है तो काम कर लेना ना, क्या दिक्कत है? और तुम जानती हो सर्दियों की शादियों में ना बहुत मजा आता है। मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, और तो और तुम्हें भी ना बहुत मजा आने वाला है। इसलिए तैयार हो जाओ, ये काम करना है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा काम देख लेना, और रहने खाने का बंदोबस्त वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। रवि की बात सुनकर कविता उसकी बात से सहमत हो जाती है। उसके बाद रवि के साथ चली जाती है और शादी अटेंड करने लगती है। सर्दियों की शादी कितनी मजेदार होती है। अरे क्या खाक मजेदार है। एक तो इतनी ठंड है और ठंड में काम करने का मन नहीं करता, लेकिन काम करना पड़ेगा। लेकिन करूँ तो करूँ कैसे? और तुम जानती हो मैं हमेशा रूम के अंदर रहा करता था, वो भी हीटर चलाकर। और देखो ना, ये काम करने के चक्कर में ठंड में काम करना पड़ रहा है। मेरे पापा बचपन में कहते थे, बेटा IAS कर ले, IPS कर ले, ऑफिस में बैठ के हीटर में बैठ के काम करेगा ठंड में। लेकिन नहीं, मैंने उनकी सुनी नहीं। अब देखो, अब अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। ठंड में कांप रहा हूँ। तुम बेवकूफ हो। अरे कितने अच्छे कलर हैं यहाँ। मुझे तो नई नई तरह की कल्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं। मुझे और मजा आता है। ठंड है तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ देखने को तो मिल रहा है ना। इस तरह रवि और कविता वापस में बात करने के बाद शादी अटेंड करके अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ रवि और कविता की नजदीकियां बढ़ जाती है। वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कह पाते। और ऐसे एक दिन बाहर बर्फबारी हो रही थी। वहीं अंदर रवि आग जलाए बैठा था। बाहर के मौसम को देख कपकपाते हुए वो कविता से कहता है,
अरे कविता, बाहर बर्फ गिर रही है और मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आची! मुझे लग रहा है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। तो एक काम करो ना तुम, आज शादी का ना सब कुछ तुम देख लो। वैसे भी तुम्हें तो अच्छा लगता है ना, पसंद है ना तुम्हें, तो तुम कर लो यार आज। और वैसे भी मैं नहीं कर पाऊंगा आज कुछ भी। ये शादी के सारी अरेंजमेंट संभाल लो यार प्लीज। ये अंकल जी आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अबे यार, इनको भी चैन नहीं है, फिर कोई नया काम बताएंगे। पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, हर चीज में कमियां निकालते रहते हैं। ये बदल दो, वो बदल दो। एक तो पहले इतना नुकसान करवा रखा है, ऊपर से और करवाने में लगे रहते हैं। तुम शांत रहना, ठीक है? हेलो अंकल जी, कैसे हैं आप? हाँ, अरे शादी की टेंशन आप मत लीजिए, समय देख लूंगा। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अरे शादी कैंसिल नहीं हो सकती। अरे अंकल जी, अरे ये नहीं हो सकता, मैं नहीं करने दूंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं अंकल जी, अरे अंकल जी, शादी कैंसिल नहीं करते, कोई दूसरा रास्ता निकालते ना। हाँ, अरे बेटा मैं क्या करूँ? शादी कैंसिल न करूँ तो क्या करूँ, तू ही बता दे। अरे लड़के वालों ने आने से मना कर दिया और मेरी बेटी तो वो तो भाग चुकी है। अब मैं शादी में क्या खुद बैठ के शादी करूँ? अरे मंडप का खर्चा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अगर शादी नहीं हुई तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। अगर शादी करवाऊं तो करवाऊं किसकी? खुद कर नहीं सकता क्योंकि मेरी पत्नी तो है नहीं। अब किसी और औरत का हाथ पकड़ के मंडप में बैठ जाऊंगा तो कितना गंदा लगेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, कहाँ से दुल्हा लाऊं, कहाँ से दुल्हन लाऊं? अरे मैं तो परेशान हो गया, अब दुल्हा दुल्हन कहाँ से लाऊं? तुम्हें थोड़ी बना दूंगा। अरे एक मिनट, तुम्हें बना सकता हूँ। वो जो लड़की तुम्हारे साथ आती है, मैंने देखा है तुम दोनों की दोस्ती यारी कुछ ज्यादा है। अरे पसंद करते हो तो ब्याह कर लो ना। अरे जल्दी से बताओ। अरे क्या पता इसी बहाने और करीब आ जाओ। अरे बेटा देर मत करो, और कोई और ले जाएगा लड़की को। अरे कर लो ब्याह, मेरी बात मानो। क्या मैं? अरे अंकल जी, आप तो मुझे फंसा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं कविता से बात करके देखता हूँ क्या बोलती है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है आगे। रवि अब फोन को रख देता है और रवि उसको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कविता थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती है। जिस तरह उसके घर में कलेश होते थे, वो सारी बातें उसे याद आने लगती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। मुझे मंजूर है। इस तरह कविता और रवि की शादी हो जाती है, जहाँ की हालत देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी माँ दिमागी रूप से बीमार हो चुकी थी। तो तू आखिर आ ही गई वापस? तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी जब तूने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी और भाग गई तो? अरे मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने गाली सुनते हुए कैसे देख सकती थी? पिताजी, आपको इतनी बार कहा कि आप शादी की चिंता मत कीजिए, मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन आप नहीं माने और माँ को इस तरह तकलीफ में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस कारण मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन देखो, घर छोड़ने के बाद मुझे रवि मिला, जिससे मैंने शादी करी। आज मैं उसके साथ खुश हूँ। और रही माँ की बात, तो मैं माँ को लेने आई हूँ अपने साथ। मम्मी जी उठिए और चलिए हमारे साथ, हम नए घर जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी गुड़िया दिलाऊंगा। चलिए उठिए। अंकल जी, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने बिल्कुल सही नहीं किया। एक बाप जब अपनी बेटी को समझ ना पाए तो बाप होने का क्या फायदा। अब मैं क्या ही आपको बोलूं। चलो कविता, माँ जी को लेकर चलते हैं। कविता अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है और अपनी माँ का इलाज भी करवाती है।